सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, 1935 में वर्जस नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस का मास डिटरमाइन करने के लिए हमको बाइंडिंग एनर्जी की जो वेरियस टर्म्स होती है उसके फॉर्म में एक फार्मूला बताया मास का। तो उसी फार्मूले को बोला जाता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में हमने सिंपल लिखा है, इन 1935 वर्जस प्रपोज करेक्टेड फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस by introducing various terms of binding energy is called as a semi empirical mass formula. So हम सभी को पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, so that is बाइंडिंग एनर्जी B is equal to डेल्टा mc स्क्वायर, है ना, या इसी को हम E is equal to mc स्क्वायर भी बोलते हैं, डेल्टा B is equal to डेल्टा mc स्क्वायर। ठीक है, सो यहां मेरे पास डेल्टा m जो है माय डियर फ्रेंड्स, वेयर डेल्टा m हमारे पास है मास डिफेक्ट। ठीक है, अब ये डेल्टा m हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट है। सो मास डिफेक्ट के बारे में इससे पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो देखो, ये जो मास होता है, कौन सा मास, मास डिफेक्ट होता है, तो डेल्टा m इज इक्वल टू वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस यहां से a माइनस जेड, यहां से a माइनस जेड, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट। इसमें देखा यह गया कि जो न्यूक्लियस का मास है वो कम था एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां यूज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी B इज इक्वल टू, है ना, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी है वहां से, z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड, a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास। अब यहां से अगर मैं और मल्टीप्लिकेशन में साथ में क्या है, सी स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या है, सी स्क्वायर। अगर इस सी स्क्वायर को इसके डिवाइडेशन में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो b डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस a माइनस प्लस a माइनस जेड, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास। अगर इस m को इस तरफ भेजा जाए एंड b अपॉन सी स्क्वायर को उस तरफ भेजा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, m इज इक्वल टू z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड यहां से माइनस b अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। बट ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला तभी कहलाया जाएगा जब ये जो B है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, इस बाइंडिंग एनर्जी को बोला जाता है रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी, जो कि सम होती है, किसकी सम होती है, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी, कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी एंड पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, सो मैं यहां लिखूंगा वेयर B इज द resultant binding energy which is the sum of किसकी सम रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, which is the sum of पहले तो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी एंड उसकी लास्ट वाली जो है पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी, इसकी सम रहेगी। ठीक है, तो क्या मैं इस तरीके से ऐसे लिख सकता हूं क्या, B इज इक्वल टू वो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी प्लस सिमेट्रिक बाइंडिंग सरफेस बाइंडिंग एनर्जी प्लस कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी प्लस असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी प्लस पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब यहां मेरे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला वाला एंड ये दूसरा वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी, असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी एंड पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी, इन सभी की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू निकालकर इसमें रखेंगे तो वो रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे एंड उसी फॉर्मूले को बोला जाएगा सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, ये दो फॉर्मूले अलग से ऊपर लिख के रखूंगा एंड वन बाय वन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट किया जाए यहां तक। सो देखो माय फ्रेंड्स, ये इक्वेशन 1 एंड 2 हम डिराइव कर चुके थे, यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। हम सभी को पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, जैसे ही मास नंबर बढ़ता है तो उसके साथ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसका मास नंबर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मास नंबर को। तो बस इतनी सी बात है। तो यहां हमने वही पार्ट लिखा है कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज मास नंबर एंड दैट मींस
बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर, ठीक है। सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां मैंने लगा दिया कांस्टेंट ए, एंड यहां वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी है, इसके लिए छोटा सा ए लगा दिया, एंड यहां ए, ठीक है, छोटा सा वी लगा दिया, ओके। अब यहां जो हमारे पास बीवी है वो क्या है, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यहां लिखो आप वेयर हमारे पास बीवी क्या है, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, एंड ये क्या, ए वी क्या है हमारे पास, एक कोई कांस्टेंट है, ठीक है, एंड ये क्या है, एटॉमिक मास है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन ए, ओके। तो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाल ली, उसी तरीके से हमको सरफेस बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी के बाद मैं इसको मिटा के थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेता हूं, और यहां जो इक्वेशन हमारे पास बनते जा रहे हैं वो आप साइड में लिख के रखना। तो बी वी इज इक्वल टू यहां से ए वी एंड साथ में क्या है ए, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर ए दे दिया गया है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, नोट किया जाए इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सो देखो मेरे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो है सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। अब ये सरफेस बाइंडिंग एनर्जी क्या क्या होती है, देखो जरा। हम सभी को पता है कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, एंड इस न्यूक्लियस है, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, एंड ये जो न्यूक्लियस होंगे, कुछ न्यूक्लियस इस सरफेस के ऊपर होंगे, उसकी वजह से एनर्जी कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड उसी एनर्जी को बोला जाता है सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। एंड कुछ जो न्यूक्लियस होंगे वो ऐसे इनर पार्ट में भी प्रेजेंट रहेंगे, है ना, इस तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेंटर वाले को बोला जाएगा इनर न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे हम, इनर न्यूक्लियस। एंड ये जो सरफेस वाले हैं इसको बोलते हैं सरफेस न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस न्यूक्लियस। अगर देखा जाएगा तो इस वाले जो सरफेस न्यूक्लियस है इसमें जो सैचुरेटेड फोर्स लगने वाला है ये तीनों ही साइड से लगने वाला है ना। इसकी साइड में तो कुछ भी फोर्स नहीं लगने वाला है, लेकिन जो इनर न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स चारों साइड से है। इसका मतलब इसमें लगने वाला सैचुरेटेड फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सरफेस न्यूक्लियस, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने वही पार्ट लिखा है, इनर न्यूक्लियस, ठीक है, इनर न्यूक्लियस, फ्यू न्यूक्लियस आर ऑन द सरफेस, कुछ न्यूक्लियस का रहेंगे सरफेस पे रहेंगे, एंड दे कंट्रीब्यूट सम एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। द सैचुरेटेड फोर्स एक्टिंग ऑन अ इनर न्यूक्लियस, है ना, इनर न्यूक्लियस इज मोर देन सरफेस न्यूक्लियस। बढ़िया यहां तक। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए कि वॉल्यूम सरफेस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, सो माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूक्लियंस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूक्लियस। अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, यहां तक पाई आर नॉट स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आर की वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू, ये होती है आर नॉट, ठीक है, एंड ए टू द पावर यानी कि एटॉमिक मास की पावर 1/3। ये कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोनों साइड का, तो ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर नॉट का स्क्वायर, एंड यहां क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा सरफेस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये 4 मेरे पास एज इट इज, पाई एज इट इज, अभी पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहां से आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू है आर नॉट स्क्वायर, एंड ए टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय नीचे है पाई आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, एंड यहाँ जो 4 होगा वो कांस्टेंट रहता है, एंड उसकी वैल्यू हम अब उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट पुट कर लेता हूं मैं, बी एस इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लगा दिया ए, एंड सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है इसलिए यहाँ से छोटा सा एस, एंड ये हमेशा निगेटिव में होती है तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा एक, एंड ए टू द पावर कितनी है 2/3। तो ये मेरे पास आ गई सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा बी, ठीक है। यहां तक आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाली बाइंडिंग एनर्जी आ गई है वो भी साइड में रखेंगे, एंड उसी तरीके से कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास आ गई है बी एस इज इक्वल टू क्या है माय डियर फ्रेंड्स, माइनस ए, यहां से एस ए टू द पावर एटॉमिक मास एट 2/3, एंड इसको इक्वेशन बी, ठीक है। यहां तक नोट किया जाए, बचा हुआ काम में अब कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो थर्ड बाइंडिंग एनर्जी है वो है कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम सभी को पता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है,
एंड न्यूक्लियस के अंदर ऐसे न्यूक्लियॉन्स होंगे, उसमें से कुछ प्रोटॉन होंगे एंड कुछ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे एंड कुछ प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसको कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स बोला जाएगा। अब ये जो उसके ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स के ऊपर जो चार्ज है, मान लिया कि मैंने वो कितना है चार्ज है Ze, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने r है, ठीक है। सो माय डियर सिंपल सा है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन है, इसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा एंड उस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है साथ में, एंड यहां जो इसमें से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। सो वही हमने पार्ट लिखा है, देखो जरा, इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियस consisting tiny proton and neutron exist. There is a repulsion force between the proton, and let us consider Q charge distributed in the nucleus. तो हमारे पास जो ये कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी BC इज इक्वल टू, यहां लिखा मैंने 3/5 एक कांस्टेंट 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब क्या करेंगे, Q स्क्वायर यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, Ze है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू 3/5 एंड 1/4πε0 एंड Q स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा Ze का स्क्वायर एंड R की वैल्यू अभी मैं बता चुका हूं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R0 a टू द पावर 1/3, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगी R0 a टू द पावर 1/3। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा, इस Z का स्क्वायर कर लेते हैं मैं, BC इज इक्वल टू 3/5 1/4πε0 एज इट इज Z स्क्वायर एंड यह जो E स्क्वायर रहेगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, हम बाहर लेंगे हम इसको, E स्क्वायर ऊपर रहेगा Z स्क्वायर, नीचे जो R0 है वो भी कांस्टेंट है, इसको मैं साइड में ले लिया एंड यहाँ जो A था नीचे वो A ऊपर चला गया तो उसकी पावर इनवर्स हो जाएंगी एंड A टू द पावर क्या बनेगा, वो -1/3। अब ये सभी जो ये पूरी जो क्वांटिटी है ये भी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ मैंने लिखा कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा दूंगा एक एंड इसके लिए कांस्टेंट लगा दिया A, कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी है इसलिए छोटा सा C एंड यहाँ क्या है मेरे पास साथ में ये Z स्क्वायर A³, ठीक है, Z स्क्वायर a टू द पावर -1/3। तो ये मेरे पास क्या आ गई, कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे C एंड ये साइड में लिख कर रखेंगे एंड उसी तरीके से ये जो हमारे पास असिमेट्रिक एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो फोर्थ हमारे पास एनर्जी है वो है असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी। अब ये असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हम सभी को पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन की मात्रा बराबर हो गई तो ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा न्यूक्लियस कहलाया जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियस कहलाया जाएगा। मगर इस न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन के केस में, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी एंड उसी को क्या बोलते हैं हम, असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी, या उसका जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो असिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो और ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो असिमेट्रिक एनर्जी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है, किसको, यहां से n-z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a को, इसको किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने पार्ट लिखा, देखो सर, वी नो दैट द न्यूक्लियस इज स्टेबल व्हेन z इज इक्वल टू n, z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो स्टेबल कहलाएगा। बट व्हेन z इज ग्रेटर देन n देन स्टेबिलिटी इज डिस्टर्ब एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर असिमेट्रिक। Experimentally, it is found that asymmetric energy is proportional to the n-z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब ये हमको ये भी बात पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n प्लस z। अगर यहां से n की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगी, a माइनस z इज इक्वल टू n। तो ये वैल्यू हम जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरे पास क्या है, बाइंडिंग, इसको किससे दिखाया हमने, असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, यहां हमने लिखा कि n माइनस, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूं, n की जगह पे क्या रख देंगे, a माइनस z उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह पे कांस्टेंट लगा देंगे, वो कांस्टेंट होगा हमारा माइनस, यहाँ लिखा मैंने कांस्टेंट a और यहाँ क्या है a है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, a ही लिखेंगे एंड यहाँ से a माइनस z क्या हो जाएगा 2z एंड उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, और एक बाइंडिंग एनर्जी आ गई जिसको हम असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा मैं d एंड ये साइड में लिख कर रखूंगा एंड अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, नोट किया जाए यहां तक। सो देखो माय फ्रेंड्स, जो लास्ट हमारी पेयरिंग जो एनर्जी है वो है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी कॉज्ड बाय पेयरिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
Z यानी कि प्रोटॉन, N यानी कि न्यूट्रॉन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है सेम एलिमेंट से, एंड उसकी जो सेल है तो उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियॉन्स है, और दोनों न्यूक्लियॉन्स के पास एंटी पैरेलल स्पिन होगा, एंटी पैरेलल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा, तो उसका जो नेट रिजल्टेंट मोमेंटम होगा, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक का अप स्पिन है, एक का डाउन स्पिन है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड उसका नेट स्पिन क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसका मतलब इसके पास अगर कोई भी नेट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम 0 है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे रहेगी, हाई रहेगी। एंड ये जो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी को लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये रहती है प्लस और माइनस, यहां लिखा मैंने 0 एंड यहां कांस्टेंट AP डिवाइडेड बाय A टू द पावर 3/4, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर कितना देंगे, अब उसको D दे दिया था ना, अब इसको E दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तो सारी की सारी बाइंडिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया था D, एंड ये हमारे पास पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ प्लस और माइनस एंड यहाँ 0, AP डिवाइडेड बाय A टू द पावर 3/2 एंड इसको मैं दे दूंगा E, ठीक है, इक्वेशन नंबर E। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे एंड रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी इस वाले इक्वेशन में प्रूफ पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ देखो जरा, अब क्या करेंगे हम, द रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैं सबसे पहले तो लिखूंगा कि यूज कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन A B C D एंड E, ठीक है, D एंड E इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी B इज इक्वल टू, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकाली हमने, AVA, ठीक है, एंड उसके बाद सरफेस बाइंडिंग एनर्जी माइनस AS, उसकी पावर है A टू द पावर 2/3, ओके बढ़िया यहां तक। कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी माइनस AC एंड उसकी पावर है Z, A टू द पावर कितनी है, -1/3, एंड साथ में प्लस असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी, यहां साथ में माइनस, यहां से कांस्टेंट A एंड उसकी A माइनस 2Z उसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, A है, ठीक है, एंड साथ में पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी प्लस और माइनस, या 0, A टू द पावर AP डिवाइडेड बाय A टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमने सारे का सारा सब्स्टिट्यूशन कर लिया एंड इसको अब इक्वेशन मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, एंड ये जो 3 इक्वेशन है वो हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे मास वाले फॉर्मूले में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा, ऐसे लिखेंगे हम, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमारे पास मास आ जाएगा M इज इक्वल टू, सब पहले तो क्या है, पहले का पार्ट एज इट इज अलग दो, या Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड माइनस 1/c², एंड इस B की जगह पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, कौन सा वाला भी ब्रैकेट निकाल दो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा AV या टू A माइनस AS A टू द पावर 2/3 माइनस AC Z A टू द पावर -1/3 माइनस AA, उसके बाद A माइनस 2Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, ठीक है, एंड साथ में प्लस और माइनस 0, AP डिवाइडेड बाय A टू द पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो दिस फॉर ये जो मास रहेगा, दिस मास इज इन kg, ठीक है, ये किस में रहेगा, kg रहेगा, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज ए, दिस मास फॉर्मूला इज कॉल्ड एज ए, क्या बोला जाएगा उसको, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको यहां तक लिखना होगा एंड सिंपल है, छोटी छोटी कैलकुलेशन ही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां तक लिखना होगा एंड इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना आया वो अलग बात है, समझते आए होगा, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।